सभी दर्शकों को मेरा एनवी सुरेंद्र सिंह तोमर का नमस्कार। मेरा आज का विषय मोदी जी पर है कि मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हैं तो तब से उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले हम जब मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने 8 नवंबर 2016 को सबसे पहले नोटबंदी की, जिसमें 500 व 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए और 2000 रुपये के नोट चलाए। तो नोट बंद करवाने के लिए, उनको बदलने के लिए, जब उन्हें लोग उनको जमा करवाने के लिए 500 1000 के नोटों को जमा करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे, तो उस समय बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और पैसा उनको समय पर नहीं मिला निकालने के लिए। कभी गवर्नमेंट ने 10,000 की सीमा की, फिर 25 किस प्रकार किसी को शादी करनी थी, या उनके जो आवश्यक कार्य थे उनके आवश्यक कार्य उनके लिए उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा इस नोटबंदी से। मोदी जी का कहना था कि नोटबंदी से इतना काला धन वापस आएगा कि प्रत्येक के खाते में 10 लाख रुपए आएंगे, और उन्होंने दूसरा वादा ये भी किया था कि प्रत्येक नौजवान को 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, लेकिन आज तक एक भी नौकरी नहीं दी गई है। इसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी 5%, 12%, 18%, 25% और 40% कर दी गई। जीएसटी लगाने से कीमतें और ज़्यादा बढ़ गई। जब इससे त्राहि मचने लगी तो सरकार ने फिर इसको 22 सितंबर 2025 को इसकी जीएसटी की दरों में परिवर्तन कर दिया गया। अब केवल 5%, 18%, 40% ही हैं, परंतु कम होने से भी महंगाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी सरकार ने जैसे जीएसटी में कमी की तो उसी प्रकार से उनमें जो कच्चा माल था, कच्चे माल के दाम बढ़ा दिए। इस प्रकार कच्चे माल का दाम बढ़ाने से किसी भी प्रकार की जो खाने पीने की चीजें हों, कपड़ा, जूता, कोई भी चीजें हों, इन पे कीमतों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे हमने देखा है कि जैसे जो मेडिकल चेकअप हैं उनकी जो प्राइसेज हैं, उनकी जो कीमतें हैं वे ठीक दुगनी कर दी गई हैं। और जैसे हमने देखा है कि जैसे आधार कार्ड में कोई परिवर्तन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते थे तो उसकी 50 रुपये लिए जाते थे और अब उसके लिए 75 रुपये लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य किसी भी जगह कहीं भी जाने महंगाई कम दिखाई नहीं देती, सभी चीजों में कीमतें बढ़ी हुई हैं। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया और इसके खिलाफ 2020 में इसके खिलाफ जनहित याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको चुनाव बॉन्ड भी कहते हैं, ये 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि इसमें पहले केवल उन्हीं सरकार को पता होता था भाजपा के किसको कितना फंड दिया जाता है, लेकिन इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसको हटाने के बाद अब हर किसी को पता होता है कि किस सरकार को कितना फंड मिलता है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का था, ये 15 फरवरी 2024 को इसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित किया तो इसको हटा दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2020 में 3 काले कृषि कानून लाए गए, और वे 3 काले कानून इसलिए उनको कहते हैं कि गवर्नमेंट की योजना थी कि कृषि को जो है उनको फार्मिंग बनाया जाए, उनके बड़े बड़े फार्म बनाए जाए और उनको फार्म को उद्योगपतियों यानी कि अडानी को दिए जाए, वे उन पर खेती करवाएंगे और जिन किसानों की ज़मीन है उनको उसको मुआवजा दिया, उनको उसके एवज में उनको कुछ कीमतें दी जाएंगी, प्रति बीघे के हिसाब से उनकी कीमत निश्चित कर दी जाएंगी, बाकी तुमको साल भर में इस हिसाब से देना है। किसानों को ही उस पर मजदूरी करनी पड़ेगी। ये किसानों को इन कानूनों को नहीं माना और ये इनके खिलाफ बहुत बड़ा देश में आंदोलन हुआ। ये 13 महीने तक चला, इसमें 800 किसानों की जान गई। इसके बाद 19 नवंबर 2021 को मोदी जी को इस कानून को वापस लेना पड़ा। इसके बाद 14 जून 2022 को अग्निवीर लागू की गई। इस योजना को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना
वायुसेना में जवानों की अल्पकालीन सेवा है, जिसमें जवानों को केवल 4 साल के लिए लिया जाता है और 4 साल के बाद उनमें से 75% को एक मुश्त यानी कि एक बार के में 14,75,000 रुपए देकर उनको जो है ना सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, उनको सेवा से निकाल दिया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें फिर लेंगे। इसके बाद 2023 को में नियम बनाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ के कार्यकाल में या उसके रिटायर होने के बाद भी किसी प्रकार की उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसके खिलाफ कोई भी FIR नहीं की जा सकती। इसमें राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त और 8 सितंबर को वोट चोरी के लिए अपने सबूत दिए, बताया, दिखाया इस प्रकार से वोट चोरी होती है, परंतु ज्ञानेश कुमार जी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया कि हम इसको ठीक करवाएंगे, क्या कहाँ गड़बड़ी है। क्योंकि अब चुनाव आयोग इतना निरंकुश हो गया है, इतना निडर हो गया है, अब उसको किसी का भय नहीं है इस कानून के बनने से, और वो भाजपा की सलाह पर ही, भाजपा के कहने से जो भी भाजपा कहती है सिर्फ वही काम करता है। चाहे नोट बांटे जा रहे हों, वोट में चोरी हो रही हो, वोट चोरी से काटे जा रहे हों, वोट चोरी से बढ़ाए जा रहे हों, किसी प्रकार की कोई भी घटना हो, नोट बांटे जाए, कुछ भी हो, जो पहले आचार संहिता लगने के बाद अगर कोई योजना पहले से भी चालू है तो वो बंद कर दी जाती थी, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है। या इलेक्शन के टाइम पे कोई नेता कुछ भी कहे, कैसे भी बिगड़े बोल गए, उस पर पहले कार्रवाई होती थी, प्रतिबंध लगता था। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार जी के टाइम में अब ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अब 2021 में भाजपा सरकार ने शहरों, स्टेशनों, योजनाओं आदि के नाम बदले, जैसे योजनाएं को विधायक कर दिया, और इसके बाद जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, और एक रेलवे स्टेशन हबीबगंज है उसका नाम रानी कमलापति रख दिया। इस प्रकार इसने बहुत से स्टेशनों और बहुत से शहरों के नाम इन्होंने बदले हैं। और 1 जुलाई 2024 को कोर्ट की धाराएं बदल दी। जैसे पहले धारा 144 होती थी, सब जानते थे, अब उसको 164 कर दिया। तो इस प्रकार धारा बदलने से भी जो इसमें आवश्यकता पड़ती है पुलिस वालों को, वकीलों को या जजों को, इन सबको तो उन्हें दोबारा रिमाइंड करना पड़ा, दोबारा उनको याद करनी पड़ेंगे ये सब। तो इस प्रकार के उल्टे सीधे काम ये भाजपा सरकार कर रही है। इसके अलावा 3 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। राजभवन व राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन व लोक निवास रखा गया। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को मनरेगा का नाम बदला गया। मनरेगा ये मनमोहन सिंह के टाइम से ही 2006 से लागू है, और इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी के नाम पर इस योजना को मनरेगा का नाम दिया गया था। और मनरेगा में पहले साल में 100 दिन काम दिया जाना जरूरी था, 100 दिन काम दिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट 10% देती थी और केंद्र सरकार 90% देती थी। अब मोदी सरकार का कहना है कि हम 125 दिन काम देंगे, लेकिन इसमें से 40% राज्य को वहन करना होगा और 60% केंद्र सरकार देगी। और इसकी योजनाएं भी केंद्र सरकार ही बनाएगी कि कहाँ पैसा खर्च होना है और कहाँ नहीं होना है। पहले सब जहन राज्य सरकार ही निश्चित करती थी कि किस गांव में कहाँ रोड बननी है, कहाँ मिट्टी डलनी है, कहाँ क्या होना है। इस प्रकार जो ग्रामीण मजदूरों को इससे काम मिलता था। अभी 100 दिन के काम में भी जब 11 साल मोदी सरकार को हो गए, अब तक उसमें से 45 या 50 दिन ही काम मिलता था, और 125 दिन कर दिए। तो ये नहीं लगता योजना चल पाएगी, ये योजना भी फ्लॉप होने वाली है। अभी कांग्रेस भी इसके ऊपर आंदोलन कर रही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का आदर नहीं करती, क्योंकि महात्मा गांधी जी की 80 देशों में प्रतिमा स्थापित है। वहाँ के लोग भी गांधी जी को इतना मानते हैं, परंतु इनके भाजपा सरकार के मन में गांधी जी का कोई वैल्यू, कोई कीमत उनके मन में नहीं है। वे केवल दिखावा करते हैं। जबकि कल 30 जनवरी को उनका गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उस पर वे गए तो जाना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन उनके मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। अभी जो सरकार ने, मोदी सरकार ने यूजीसी का नियम बना, इसमें यूजीसी के नियम में है कि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर
भाषा के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओबीसी हो, SC ST हो, किसी के खिलाफ यदि कोई इस प्रकार का कोई भी अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर ब्राह्मण और ठाकुर आक्रोशित हो गए और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया कि हमारे पर आरोप लगेंगे और हमको जो है ना जेल में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 जनवरी को इस पर स्टे दे दिया है और अगली तारीख 19 मार्च है। इसके बाद अब अंत में हम आते हैं, अभी जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने स्पष्ट कहा है, उनको एक तो मुसलमानों को मियाँ के नाम से पुकारो, कहा कि इन मियाँओं वोट काटनी है, 6-7 लाख वोट काटनी है और इनको जितना तंग किया जाए, जितना टॉर्चर किया जाए उतना ठीक है। और यदि ये 5 रुपए किसी काम के मांगते हैं तो उनको 4 रुपए दिए जाए। जब इनको तंग करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इस प्रकार ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और जैसा भी इनसे कहते हैं कि असम में 19 लाख घुसपैठियां हैं, निकालो उन्हें, तो कहते हैं ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इस प्रकार भाजपा सरकार की जो नीति है वो केवल हिंदू और मुसलमानों पर आधारित है। वे हिंदू मुसलमान कर इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी भाषा के, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं। तो सभी का अगर आपस में समन्वय होगा, प्रेम होगा, तभी देश विकसित होगा, विकास करेगा। इस प्रकार कहने से कि हम जो है विकास कर रहे हैं, विकास होगा, तो ये सब केवल एक कोरी कल्पना है। ये इसके विषय में कुछ नहीं करते, केवल प्रताड़ित करते हैं। इन्होंने सोचा था कि हम इस प्रकार से जो है ना, इनका भाजपा सरकार ने सोचा था कि जब ब्राह्मण और ठाकुर हैं वे तो अपने हैं ही, इसके अलावा हम SC ST और OBC को अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन ये दांव उनका उल्टा पड़ गया। अब मोदी जी के आगे हुआ पीछे खाई वाली बात हो गई है। परंतु अब इन्होंने भी कोर्ट के भरोसा किया, इनसे कोई पूछता है कि भाई इसमें क्या होगा, क्या करना है, ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने इसको टरका देते हैं कि अब तो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो है ना, केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनको अलग बांटने की कोशिश करते हैं, जो कि उचित नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।